वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के चैनल RSSR न्यूज़ में। जैसा कि विदित है कि रीट परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो चुके हैं आज से, और इसी के निमित्त आपके दिमाग में कई सारे प्रश्न इस एग्ज़ाम को लेकर होंगे, इस फार्म को लेकर होंगे। तो आइए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा कि मैं रीट परीक्षा 2024 का आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.rajedu.rajasthan.gov.in के लिंक रीट 2024 पर क्लिक कर पोर्टल पर दिए गए सैंपल फार्म को डाउनलोड कर भर लें। यह सैंपल फार्म आपकी सुविधा हेतु है। तत्पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक जनरेट चालान फॉर एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करें, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस लेवल हेतु आवेदन करना चाहते हैं। तब परीक्षा लेवल का चयन करें। परीक्षा लेवल केवल L1 और L2 व दोनों लेवल में भी आप चयन कर सकते हैं। चयन के पश्चात आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर। भरने पर आपको परीक्षा शुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कराने का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट मोड ऑप्शन से आप ऑप्शन चयन कर संबंधित बैंक का चालान जनरेट करें। चालान जनरेट करने से पूर्व समस्त जानकारी जांच लें कि पूर्ण रूप से सही है अथवा नहीं, क्योंकि भविष्य में इन प्रविष्टियों में संशोधन करने की जब जरूरत पड़ती है तो इसके लिए अपने को फीस अलग से देनी पड़ती है। समस्त जानकारी सही होने के पश्चात आप चालान जनरेट करें एवं चालान जमा कराएं। जिस दिन आप चालान जनरेट कर रहे हैं कोशिश करें कि उस चालान को अतिशीघ्र जमा कराना चाहिए, ताकि आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक से पूर्व भरा जा सके। चालान जनरेट तथा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/1/2025 है। इस तारीख का अपने को ध्यान रखना है, इससे पूर्व अपने को फार्म भर लेना है। अगला है कि मैं रजिस्ट्रेशन या चालान जमा कराने के पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूं। तो चालान एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें एवं चालान नंबर एवं वांछित जानकारी भरने के पश्चात आवेदन 7 चरण में उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को सातों चरण में चाहिए गई जानकारी सही भरने के पश्चात आवेदन पत्र प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अगला प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, परीक्षा स्तर लेवल में किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए कि आवेदन उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच ले, क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। तो आप फार्म भरने से पहले अच्छी तरह जांच लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अगला है कि परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क कितना है। तो लेवल प्रथम के लिए 550 रुपये हैं, लेवल द्वितीय के लिए भी 550 रुपये हैं, और अगर आपको दोनों लेवल के लिए आवेदन करना है तो आपको 750 रुपये इसके लिए पे करने होंगे। अगला प्रश्न है कि आवेदक अपना चालान कैसे जमा कराएं। तो आपको चालान जनरेट करने से पूर्व पेमेंट मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन का चयन कर लेना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक के पोर्टल के माध्यम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि इस बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक ना करें। आपका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने के तुरंत अथवा 48 घंटे का समय लग सकता है। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि नेट बैंकिंग अथवा UPI मोड का इस्तेमाल चालान की राशि जमा कराने से कम करें, क्योंकि नेट बैंकिंग अथवा UPI मोड में राशि जमा होने अथवा चालान भुगतान का स्टेटस अपडेट होने में 48 से 72 घंटे लग जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट कर जिस बैंक या ई मित्र से संबंधित चालान जनरेट किया, उस बैंक या ई मित्र पर जाकर चालान जमा कराने की अंतिम तिथि तक नगद राशि जमा करानी होगी, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत अथवा 24 घंटे में आ जाएगा। बैंक या ई मित्र पर चालान जमा कराने के पश्चात अपनी चालान प्रति जमा रसीद की प्रति अपने पास भविष्य में सुरक्षित अवश्य रखें। आगे देखते हैं।
आवेदन शुल्क कब तक जमा करा सकता हूँ? अगला प्रश्न है आपका। तो आवेदन शुल्क चालान जनरेट होने की तिथि से चालान में दी गई दिनांक तक में ही जमा कराया जा सकता है। चालान की अंतिम दिनांक तक चालान की राशि जमा नहीं होने पर आपको पुनः नया चालान जनरेट करना होगा तथा जमा कराना होगा। किंतु विज्ञप्ति अनुसार चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 15/1/25 है। अतः 15/1/25 से उपरांत कोई चालान जनरेट जमा नहीं कर होगा। अतः आपसे आग्रह है कि चालान जमा करवाने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। जैसे आप चालान जनरेट करें उसको आप जमा करा दें। अगला प्रश्न है कि आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है या नहीं। तो आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जा सकता है, तो आप इसके बारे में कोई विचार न करें। परीक्षा का लेवल कौन सा सेलेक्ट करूं? तो परीक्षा का लेवल एक कक्षा 1 से 5 हेतु और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 हेतु होता है। और बोथ में दोनों अगर आपके लिए एलिजिबल है, यानी कि आपने बीएसटीसी यानी कि डीएलएड कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, तो आप दोनों लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों लेवल के लिए आवेदन अपनी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता रीट की विज्ञप्ति के अनुसार जिस लेवल के लिए पात्रता रखता है उसके अनुसार परीक्षा लेवल का चयन कर सकता है। यह विशेष ज्ञातव्य हो कि दोनों लेवल का आवेदन भरे जाने के लिए दोनों लेवल की पृथक पृथक शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित करनी होती है। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हो गया अथवा नहीं? तो आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर चालान की वस्तुस्थिति जान सकते हैं। उसमें आपसे वो कुछ डेटा मांगेगा, आपका जो आपने चालान भरा है उसके चालान नंबर वगैरह, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपका चालान जमा हो गया है। अगर मैं मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर भूल गया तो कैसे पता करूं? आप पोर्टल पर जाकर पोर्टल पर दिए गए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड चालान नंबर पर क्लिक कर कुछ जानकारी भरकर ये ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑनलाइन आवेदन फार्म में फ़ोटो और साइन किस साइज़ में अपलोड करनी है। तो ऑनलाइन आवेदन फार्म में फ़ोटो अथवा साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच के मध्य होनी चाहिए और हस्ताक्षर जो है आपके वो 20 KB से 50 KB के बीच ही होने चाहिए। आधार कार्ड का साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में हो सकता है और 10वीं की अंक तालिका 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सभी इमेज का फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। इस बात का हमें पहले ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब फार्म भरते हैं तो उस समय कई सारी हम पहले तैयारी करके नहीं बैठते हैं, फिर डिले हो जाता है, फिर दोबारा से फार्म भरना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप अपनी तैयार करके पहले से सेव कर लें। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के बाद उसका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? अगर प्रिंट नहीं लिया है अथवा खो गया है तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म पर क्लिक कर एवं कुछ जानकारी बनकर प्रिंट निकाल सकते हैं और इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए भी है कि इसके लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन फार्म भरने में आ रही किसी समस्या है तो उक्त नंबर पर कार्यालय से समय में संपर्क करें। परीक्षा शुल्क जमा आदि की समस्या है तो निम्न बैंकों में दिए गए नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। जैसे ICICI नंबर के बैंक के नंबर ये हैं, HDFC के नंबर ये हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर ये हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीट परीक्षा 2024 की पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की है? तो ये आजीवन है। आप एक बार अगर पात्रता अर्जित कर लेते हैं तो जीवन भर आपको दोबारा पात्रता अर्जित नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है क्या मैं अपना गृह जिला परीक्षा केंद्र में प्राथमिकता क्रम में चयन कर सकता हूँ? तो हाँ, अपने गृह जिले को परीक्षा केंद्र में प्राथमिकता क्रम में भर सकते हैं। गृह जिले का परीक्षा केंद्र अथवा आप द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र है तो भरे गए 2 जिलों में परीक्षा केंद्र के रूप में आवंटन रीट कार्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। परीक्षा केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार रीट कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। आप भर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वो मिले ही सही। आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, स्वयं का सुस्पष्ट नवीनतम रंगीन फोटो एवं साइन अपलोड करें एवं 2 अतिरिक्त फोटो स्वयं के पास भविष्य में प्रवेश पत्र आदि के लिए सुरक्षित अवश्य रखें। अपना आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करें एवं सुस्पष्ट आधार कार्ड की फ़ोटो अवश्य अपलोड करें। स्वयं की 10वीं की अंक तालिका सुस्पष्ट अपलोड करें। अपना मोबाइल नंबर सही इंदराज करें। अपना ईमेल सही रूप से इंदराज करें ताकि सीधे सूचना आप तक पहुंच सके और अपना SSO ID सही रूप से इंदराज करें। कैटेगरी श्रेणी का सही इंदराज करें कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आप ST SC OBC MBC WS से आते हैं, तभी आपको इनका चयन में प्राथमिकता मिलेगा, आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। यदि राजस्थान के मूल निवासी होने पर ST कैटेगरी चयन करने पर ही TSP सहरिया का चयन करना चाहिए। TSP या सहरिया का चयन करने पर संबंधित तहसील एवं गांव का चयन करने पर ही आप TSP या सहरिया के लिए पात्र हैं, अतः तहसील एवं गांव का अवश्य चयन करें। गलत जानकारी यहाँ पर न भरें।
यदि आप दिव्यांग हैं एवं आपके पास सक्षम स्तर से नियमानुसार आरक्षण पात्रता धारण करने हेतु जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तभी आप दिव्यांग का ऑप्शन जारी करें, अन्यथा न करें। क्योंकि वेरिफिकेशन के समय यदि आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि जीवन भर के लिए आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिक का ऑप्शन भी आपको भरना है। भाषा 1 और भाषा 2 एवं विशिष्टता विषय लेवल 2 अथवा दोनों लेवल 2 का सही चयन करें एकदम। भविष्य में इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके द्वारा चयन की गई भाषा विशिष्टता विषय आपके प्रवेश पत्र पर भी अंकित होगा एवं इसी अनुरूप आपके उत्तर पत्रक की जांच होगी। तो पूरा आवेदन भरने के पश्चात जांच लें एवं सही वेरीफाई करते हुए भरे हुए फाइनल ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आपके पास सुरक्षित अवश्य रखें। आप अपलोड की गई स्वयं की फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की फोटो एवं अंक तालिका सही रूप से सुस्पष्ट आ रही हैं, इसकी भी आप जांच कर लें। उपरोक्त प्रश्न व उत्तर एवं बिंदु तथा पोर्टल पर दिया गया सैंपल फार्म केवल मात्र आपकी सहायता के लिए है। इसके लिए हम ये जो भी उत्तर हमने आपको दिए हैं, ये उत्तर हमने हमारे अनुभव के आधार पर आपको बताई है। अगर इनमें कोई परिवर्तन होता है तो आप उन नियमों को एक बार फिर से पढ़ लें फॉर्म भरते टाइम। रीट से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ देने के लिए हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।